रिलेंटलेस एनर्जी चाहिए कोई भी डिफिकल्ट काम करने के लिए। वो ऑब्सेसिव, कंपल्सिव, कांस्टेंट अटेंशन फॉर द डिजायर टू कीप इट अलाइव। क्या सक्सेसफुल होने का मतलब रेस्टलेस होना होता है? आई थिंक देयर इज अंडरलाइंग फियर एंड अंडरलाइंग एंजाइटी। जो लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, दे आर ऑल्सो सफरिंग विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन। हाउ टू इट इज अ पार्ट ऑफ द पैकेज, यू गेट इट इन द डील। डर लगना चाहिए आपको बिफोर टेकिंग अ रिस्क। रिस्क को कभी भी ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क का इनहेरेंट मीनिंग ही है कि उसके अंदर रिस्क है। मुझे नहीं चाहिए 20 लाख लोगों में एक बन के बस भेड़ बकरी की तरह चलना। मेरे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करो ना आप, कि मैं अपनी लाइफ को यूनिक तरीके से अपने एक्सप्रेशन में कैसे जीऊँ, जैसे मेरा अमेरिकन पीयर जी रहा है। कोई आप मेरे को बोलता ना, मैं जब 20 साल का था, कि जब आप 40 साल के हो जाओगे ना तब भी लाइट जाएगी आपके घर में, आई वुड हैव सेड मेरे को रहना ही नहीं है यहाँ। इंडिया विल ग्रो ओल्ड फास्टर देन इट विल ग्रो रिच। दिस इज द इशू। हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े पॉडकास्ट के एक बेहद खास एपिसोड में। अभी तक के जितने भी एक्सप्रेस कैफ़े पॉडकास्ट आपने देखे हैं उससे ये अलग होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ जो स्क्रीन पर एक इंसान दिख रहे हैं वो भी बेहद अलग हैं। ये वो केस स्टडी हैं अपने आप में। जो लोग ये सोचते हैं कि लाइफ में सक्सेस कैसे पाई जाए, सही तरीका क्या हो सक्सेस को पाने का, उसको एंजॉय करने का, और क्या एक एरिया में सक्सेस पाकर ही पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, इस पे जो लोग सोचते हैं, विचारते हैं, वो थोड़ा सा डिसइल्यूजन फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, उनके लिए ये क्लैरिटी लेकर आएंगे इस एपिसोड में। ये हैं रवि कपूर, फॉर्मर आईआरएस ऑफिसर। इन्होंने आईआरएस की नौकरी छोड़ दी, 3 बार यूपीएससी निकाला, और फिर निकाल के जो अचीव किया उसको भी छोड़ के कुछ नया बिल्ड करने पे लग गए। आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब की रील्स में कभी ना कभी इनको ज़रूर देखा होगा। थैंक यू रवि, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। अ, सबसे पहले तो जो व्यूअर्स आपको पहली बार देख रहे हैं वो इस चीज़ पे बहुत क्यूरियस फील कर रहे होंगे कि एक इंसान ड्रीम देखता है कि मैं यूपीएससी निकालूंगा। आपने तीन बार निकाला, आपने आईआरएस की नौकरी भी पाली, उसके बाद आपने छोड़ क्यों दी? और सिर्फ छोड़ी नहीं, आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते रहे हैं। आप बॉडी बिल्डर भी रहे हैं, मैंने देखा आप रग्बी प्लेयर भी रहे हैं, वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, अभी भी फिटनेस पे अपना काम करते हैं, और बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं आप अपने वीडियोस की। आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने प्रवीण। पहले तो थैंक यू कि आपने मुझे एक्सप्रेस कैफे पे बुलाया, और आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, तो आई हैव टू लिव अप टू दोस एक्सपेक्टेशंस। बट मैं फ्रैंकली अब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरे को भी तक कुछ समझ में नहीं आया कि सक्सेस वगैरह कैसे पाई जाती है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे तो नहीं पता है अभी कैसे होता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपने सारे सवाल पूछे ना, उसका एक ब्लैंकेट रिस्पॉन्स ये है कि रिलेंटलेस होना ज़रूरी है। रिलेंटलेस एनर्जी चाहिए बेसिकली कोई भी डिफिकल्ट काम करने के लिए, और इतने मुश्किल नहीं थे ये कोई भी काम। मैं ये भी बड़ा फ्रैंकली बताना चाहता हूँ आपको। एक रिलेंटलेस एनर्जी थी जो कंसिस्टेंटली मैंने लगा के रखी। मैं रिलेंटलेस इसलिए था क्योंकि मैं ऑब्सेस्ड था, ऑब्सेसिव था मैं गोल को लेके अपने। और मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर कोई बात है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ना यूपीएससी में, ना कंटेंट क्रिएशन में, ना किसी और चीज में जो आप करना चाहते हो। ये सारे काम, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर अ फ्यू इयर्स। मन से करता हूँ, अच्छा, और शौक से करता हूँ, और सोच समझ के करता हूँ, और ये कॉन्शियसली करता हूँ कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ। आई वांट टू डू बेटर, आई वांट पीपल टू वॉच, आई वांट टू मेक यूजफुल कंटेंट, आई वांट टू से समथिंग जिससे वैल्यू एडिशन हो। ये डिजायर हर रोज जागती नहीं है। मतलब इट्स नॉट एवरी डे दैट यू फील यार आज मन करेगा। तो सिस्टम बना रखा है, अब टूटना नहीं चाहिए। वो ऑब्सेसिव, कंपल्सिव, कांस्टेंट अटेंशन फॉर द डिजायर टू कीप इट अलाइव, और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको जो मैंने सीखा है, जिसकी वजह से मेरे को ये सो कॉल्ड सक्सेस जो आपको लग रही है वो मिली है, वो यही है। अगर कोई इसको रेप्लिकेट कर लेगा तो उसके साथ भी यही होगा जो मेरे साथ हुआ है, मोर और लेस। क्या सक्सेसफुल होने का मतलब रेस्टलेस होना होता है? हाँ, कैसे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत रिलैक्स इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। कैसे? आपको विजिलेंट होने की जरूरत है। सक्सेसफुल होने का मतलब, ऑफ कोर्स, अगर आप नहीं हो, इसका मतलब यू हैव टू रीच समवेयर। और अगर आप कहीं पहुंचने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड अदर पीपल आर ऑलरेडी देयर। You will face competition. You will face a set of different circumstances, a different set of challenges. दुनिया आपको सक्सेस देगी तो है नहीं, they will not hand it out. ठीक है? A number of subscribers will have to be gained. An exam will have to be cleared. A competition will have to be won. नाम बनाना पड़ेगा। ये सब करने के लिए
आप रेस्टलेस नहीं होगे तो होगे क्या? आई थिंक इट माइट बी an understatement actually. It's not just restlessness. I think there is underlying fear and underlying anxiety जो टाइप ए पर्सनालिटीज में होती है. मैंने देखी है, मैं बहुत पॉडकास्ट करता हूँ. I've seen it in successful people, in the so-called successful people, particularly जो स्पेशल फोर्सेस के और आर्मी के गेस्ट्स होते हैं मेरे, सब में है. They are not mentally relaxed. They are mentally vigilant. So I think that is a precursor to everything. वो होना चाहिए. हम लोग जब देखते हैं जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं, अपने करियर को लेकर ड्रीम करते हैं, एस्पायर करते हैं, उसको चेस करते हैं, और हमेशा यही अंदर लालसा रहती है, एस्पिरेशन रहती है कि एक दिन आएगा जब मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, उसको एंजॉय करूंगा, उसको जीऊंगा. क्या कोई सक्सेसफुल इंसान ये कर पाता, उस लेवल पे पहुंच पाता है? मुझे लगता है अगर वो कर लेते हैं ये तो दे आर बेटर देन मी. मैं तो एडमिट करूंगा, मैं तो नहीं कर पाया. ये सो कॉल्ड सक्सेस जो भी मेरे को मिली, मेरे को माई रेस्टलेसनेस ओनली हैज ग्रोन, एंड बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड दैट टाइम हैज नाउ कंप्रेस्ड मोर. जितना टाइम अवेलेबल है मेरे पास, मेरी रेस्टलेसनेस अभी है. और अगर मेरे को ये भी पता है अपने बारे में कि अगर मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया तो मैं ज़्यादा रेस्टलेस भी हो जाऊंगा. आई डोंट थिंक आई विल स्टॉप एंड आई डोंट वांट टू स्टॉप. ये जो थॉट था मुझे आता था पहले कि यार क्या मैं एक एंडलेस लूप में चल रहा हूँ, उसका आंसर है यस. बट उसका फिर काउंटर क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर. मुझे थोड़ी ना पता है ये लूप कहाँ जा रहा है. आई मीन इफ इट इज गोइंग टू लीड टू अल्टीमेटली डेथ, व्हाट इज द बेस्ट आई कैन डू? The best I can do is to put myself on a treadmill. ट्रेडमिल ही है एडमिटेडली. मैं नहीं ये कह रहा कि मैं दुनिया में कोई एक डिवाइन पर्पस है जो मेरे को आगे को बताएगा कि यार आप तो इसके लिए पैदा हुए थे, आप वो करो. ऐसा कुछ नहीं है. कोई नहीं बताएगा, कोई है ही नहीं पर्पस मोस्ट लाइकली. दिस ट्रेडमिल इज द बेस्ट थिंग वी कैन गेट. आई थिंक अपने अंदर के इमोशनल मेकअप को अगर आपने अपने काम के साथ कहीं ना कहीं जोड़ दिया, आपको मजा आने लगा और उसके बाद एक इम्पैक्ट होने लगा बाकियों पे, वो लूप चला दिया आपने, तो बस उस लूप पे चलते रहना. और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप जिंदगी से. इन द प्रोसेस अगर वो ठीक से कर रहे हो तो लोग आपको इज्जत दे देंगे और हो सकता है कि आप मटीरियली भी सक्सेसफुल हो जाओ. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो. आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस डील. आई हैव टेकन द डील. आई हैव सेड फाइन, यही है ना इस लाइफ में. आई एम हैप्पी इन दिस. इसमें मुझे डोपामिन मिलती है, इसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसमें मुझे क्रिएटिविटी मिलती है. ठीक है यार, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं चाहिए शांति. मैं क्या करूंगा शांति का? मैं तो पागल हो जाऊंगा. आई डोंट वांट पीस. मगर एक सेट ऑफ थ्योरी ये भी है कि जो लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, जो सक्सेस को चेस कर रहे हैं, ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं, रेस्टलेस हैं, दे आर ऑल्सो सफरिंग विद एंग्जाइटी, है ना, डिप्रेशन, और फिर उनमें वैलिडेशन कि हमेशा वैलिडेशन चाहिए. एक फेज लाइफ में ऐसा है कि कोई वैलिडेशन नहीं मिला, कोई वीडियो नहीं चला, कोई आपका जो आप क्रिएटिव जिसमें एनर्जी डाले वो नहीं चला, तो यू स्टार्ट फीलिंग लो. यस, हाउ टू, इट इज अ पार्ट ऑफ द पैकेज. यू गेट इट इन द डील. डील में मिलेगी आपको. Amazon का डील है प्रॉपर. इट कम्स विद द पैकेज. अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फिर आप छोड़ दो इस टाइप के थॉट को. देन परस्यू समथिंग जो स्टेबल हो, जिसके अंदर कोई इस टाइप के रेस्टलेस मैट्रिक्स ना हो. इट इज कॉल्ड द क्रिएटर्स कर्स, यू नो, जैसे एग्जैक्टली जो आपने डिस्क्राइब किया. अब एक ड्रिवन इंसान, या एक ड्रिवन तो नहीं मुझे लगता है कि बोलना चाहिए, एक कंपेरेटिव इंसान जो खुद की परफॉर्मेंस पे फीडबैक चाहता है, उसको फीडबैक मिल रहा है कि उसके कितने व्यूज आए, उसको फीडबैक मिल रहा है कि उसका कितना इम्पैक्ट हुआ, उसको वो चाहिए होगा. वो उससे कुछ मॉनेटरी गेन कर रहा है नहीं कर रहा उसका मतलब नहीं है. दैट इज व्हाई पीपल गेट एडिक्टेड टू मनी ऑल्सो. इट इज अ स्कोर. सो कंपेरेटिव पीपल विल गेट एडिक्टेड टू दैट. आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू विद इट. यस, द पैकेज इज दैट आपको आपकी मेंटल हेल्थ कुछ हद तक सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. पर व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? इज इट, मेरे हिसाब से, अगर इट इज द बेटर प्रॉब्लम टू हैव, take the better problem to have. What is the alternative? The alternative is that I am feeling existential loneliness and emptiness and isolation. मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है. अगर तो वो प्रॉब्लम आपको बेटर लग रही है इस प्रॉब्लम से, तो आप वो प्रॉब्लम चूज कर लो. पर प्रॉब्लम देख लो आपको कौन सी चाहिए. एंजाइटी, रेस्टलेसनेस विद supposed success which may never come, with an endless loop but a dopamine loop nonetheless, जिसमें आपकी लाइफ कटेगी. और समथिंग जिसमें आप पर्पस ढूंढते रहे और मिला ही नहीं, और आप उस एग्जिस्टेंशियल रेस्टलेसनेस में या एंजाइटी में रहे. इफ यू आर सेटिस्फाइड, देन यू आर द बेटर पर्सन. देन who is saying you should be in that loop? Don't take the loop. I took a personal choice at some point.
I made peace with this, and I did not make peace with it until very recently actually. कुछ साल पहले, before I quit my job, then I made peace with it. Before I quit my job, I made peace with this कि मेरे को नहीं चाहिए ये peaceful life. रवि, आपकी जब जर्नी पे मैंने नज़र डाली, जी आपने 10 साल सर्व किया एज एन IRS ऑफिसर, हम्म और इस देश में जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये युवाओं का देश है, यंगस्टर्स का देश है। यहाँ पर जो आपका एवरेज एज है वो 30 से 40 साल की है, उससे भी कम है। एस्पिरेशंस हैं लोगों में, डिससेटिस्फेक्शन भी, अपने अपने काम जो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं, मगर हर कोई बिहाइंड द सीन ये सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि मैं इसे छोड़ के कुछ नया करूं, कुछ इनोवेटिव करूं, कुछ अपने मन का करूं। मगर वो जो पहला स्टेप है ना, वो नहीं ले पाता हर कोई, वो डेयर नहीं कर पाता। वो अपनी फैमिली की सोचता है, अपनी फाइनेंशियल जो लाइबिलिटीज है उनकी सोचता है। आपने वो स्टेप लिया, वो क्या माइंडसेट होता है जो लोग ऐसा कर पाते हैं, अपनी जॉब जो सेटल जॉब है, सेटल करियर है, वो छोड़ के कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, और उस लर्निंग से हमारे व्यूअर्स क्या सीख सकते हैं? देखिए वो माइंडसेट बिल्कुल ठीक होता है, वो माइंडसेट एग्जैक्टली वही होता है जो होना चाहिए। डर लगना चाहिए आपको बिफोर टेकिंग अ रिस्क। द फियर ऑफ लूजिंग द सैलरी, वो जो डर होता है कि मेरी स्टेबिलिटी हिल जाएगी अगर मेरा घर उस पर टिका है, तो वो फियर वैलिड है, वो इमेजिनरी नहीं है। आप डरपोक नहीं हो अगर आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। मैंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को जितना मैं संभाल सकता था उतना संभाला था पहले, ठीक है। अपनी जॉब से अपनी सेविंग करता रहा था मैं 4-5 साल पहले से मैंने स्टार्ट कर दिए थे अपने SIP, अपने इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैंने अपनी फैमिली को अलाइन कर लिया था। अच्छा, मुझे पता था कि अब मैं अगर इसको छोड़ूंगा, आई विल बी एबल टू मेक मोर और लेस डिसेंट मनी। आई फेल्ट कि आई हैव अ मोर और लेस सिक्योर ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ मी, probably, most probably. And after everything, after the homework had been done, only then I quit. तो वो थिंकिंग करना तो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, दैट इज जस्ट कॉल्ड बीइंग स्ट्रेटेजिक। पर मैं आपको ये भी बोलूं कि आई फाइंड माई सेल्फ स्टक इन द सेम सिचुएशन अगेन, इवन दो आई हैव टेकन द रिस्क वंस। देखो एक दूसरी बात ये भी है कि रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आपको अपना ऑर्बिट चेंज करना है ना, और वो ऑर्बिट चेंज करना अपने आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका दम घुट रहा है उस ऑर्बिट में, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप बेस्ट केस ये कर सकते हो कि रिस्क को मिटिगेट कर दो, रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज कर दो। कैसे होगा? तैयारी से। बस रिस्क के बिना कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि मुझे लगता है कि आपके पास सक्सेस आ जाएगी। वो नॉट गोइंग टू हैपन। सो बोथ आर ट्रू एक्चुअली। यू शुड थिंक अबाउट the risk, about the salary, about your dependencies, about the people who are dependent on you, about the sources of revenue जो सिर्फ आपसे आ रहे हैं, जो अगर रुक गए तो दिक्कत हो जाएगी। क्या मेरे पास 1-1.5 साल का बफर है? इकट्ठे करो पैसे, मेहनत करो पहले तो, मेक श्योर यू हैव इट, इमरजेंसी फंड, देन टेक अ रिस्क, बट टेक इट। आपका जो सवाल है कि मतलब वो आगे ही नहीं बढ़ पाता ना, दैट स्टेप, दैट लीप, अल्टीमेटली या आई कैन प्रिपेयर, आई कैन प्रिपेयर, बट देयर इज अ लीप इन माई फ्यूचर। जितना मर्जी मैं प्रिपेयर कर लूं, वो लीप तो लेनी पड़ेगी। द फाउंडेशनल थिंग रिक्वायर्ड फॉर इट इज करेज। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, लीप लेनी पड़ेगी, फिर जो होगा वो होगा। क्या हमारी अपब्रिंगिंग जो है, हमारी जो स्कूलिंग है, हमारे जो करिकुलम है, वहाँ पे रिस्क लेना एनकरेज किया जाता है? नहीं, करने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि रिस्क इज अ थिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। नंबर 1, हर कोई इंसान उतना रिस्क नहीं लेता है। रिस्क को कभी भी ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क का इनहेरेंट मीनिंग ही है कि उसके अंदर रिस्क है। रिस्क मीन्स दैट डैमेज इज पॉसिबल, दैट इज व्हाट रिस्क इज। सो why should we glorify risk, and why should we say that it is something should be taught? Yeah, you should definitely teach decision making. You should teach decision making under pressure. You should teach decision making where you can optimize your probabilities of success. You should teach not taking impulsive decisions. But you can't teach taking risk, because also not only is it a factor of individual circumstances, it is a factor of personality. Certain personalities tend to take more risks, have the risk taking tendency. There's no need for you to inculcate it if you don't necessarily have it. But if you are feeling suffocated by it, आपकी करंट सिचुएशन, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर रिस्क इतना बड़ा है कि आपको वो इतना तंग कर रहा है, इतना तंग कर रहा है कि आप ये देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, और आप परेशान हो, और इतना परेशान हो कि आप घुटन नहीं हो रही, और आपने वो मैथ
पेपर पे कर ली है, सर्वाइवल मैथ, हम्म, practical math has been done, हम्म, then you are a coward if you don't take it. But Hmm. before that, you are just strategic, I would say. हम्म, So you have to cross that barrier. अपना होमवर्क तो करो, वहां तक आओ पहले, हम्म, आपको रियलाइज होगा, और उसके बाद you should definitely take the risk. But does our education system teach it? No, it doesn't teach thinking like this. हम्म, ये थिंकिंग, ये प्रोसीजर जो है कैलकुलेट करने का, भाई आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करिए अभी बैठ के पेपर पे, कभी नहीं की होगी किसी ने। भाई देखो ना यार, आप अपनी अगर नौकरी छोड़ोगे, इनटू 12 करके देखो, ये है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम्म, सैलरी की, हम्म, क्या ये है मेरे पास? हम्म, उसके बाद 2-4 और सवाल पूछो, हम्म, मेरे मेरे इंटेंजिबल बेनिफिट्स क्या हैं इसके अंदर, हम्म, ठीक है, उनको लिख लिया, हम्म, वो इतने ज़्यादा होंगे नहीं, अगर आपकी ठीक ठाक सी नौकरी है, कोई वापस भी मिल जाती नौकरी, क्या वापस मिल जाएगी नौकरी? हम्म, वॉट विल आई बर्न द ब्रिजेस? हम्म, अगर मैंने छोड़ दी तो, हम्म, 2 साल तक अगर मैंने छोड़ी दी, हम्म, क्या होगा हम्म, वर्स्ट केस सिनेरियो? तो ये कैलकुलेशन पेपर पे बिना करे, हम्म, माइंड में रिस्क नहीं आएगा और फियर नहीं आएगा तो क्या होगा? वंस यू पुट दिस ऑन पेपर, व्हेन यू डू इट प्रॉपर्ली, यू विल फील मच बेटर एक्चुअली, एंड यू विल रियलाइज इतना है नहीं जितना लग रहा है, बट ये सिखाते नहीं लोग, दिस हैज टू बी टॉट। आजकल हर जगह जब भी हम इंडिया की ग्रोथ की बात करते हैं, हमारा कंपैरिजन सीधा चाइना से होता है। हम लोग बोलते हैं चाइना वाले इतने आगे निकल गए, हमसे पीछे थे इतना आगे निकल गए, हर हर इंडेक्स में भी आगे निकल गए। क्या डिफरेंट है, बेसिक फंडामेंटली क्या डिफरेंट है दोनों कंट्रीज़ के माइंडसेट में, यूथ की एस्पिरेशंस में, वहाँ की हार्ड वर्क में, या फिर जिस तरह का एजुकेशन या स्किलिंग वहाँ दी जाती है? इंडिया और चाइना में बेसिक फ़र्क क्या है? स्टेट की कैपेसिटी, हम्म, स्टेट की कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस से फ्री हैं, ये है मेन फ़र्क। उनके लोगों की एस्पिरेशंस के बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि उनके लोगों की एस्पिरेशंस की वॉइस ही नहीं है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी नहीं है। इट इज़ एग्जैक्टली दिस फ्रीडम दैट द गवर्नमेंट हैज़, जिसकी वजह से वो फास्ट मूव करते हैं और हम नहीं कर पाते, बट दैट इज ऑल्सो एग्जैक्टली द रीजन कि हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और वो नहीं कर पाते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। स्टेट कैपेसिटी इज मैसिव। आप अगर वहां पर किसी ने डिसाइड कर लिया गवर्नमेंट में एक बारी एक दिन बैठ के कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैन होंगे, वो बैन हो जाएंगे अगले दिन। वहाँ नहीं है कोई PIL, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके केस लड़ रहे हो और आप रिवर्स करा रहे हो ऑर्डर, कुछ नहीं, खत्म, यू आर डन फॉर। सो दैट फ्रीडम can only be had if you're not democratically aligned, no? You're not tethered to democratic processes or to consensus. You're not compelled or committed to consensus at all. So you are free to do what you want, which is why Plato did not like democracy. You know, Socrates was poisoned by a democratic mob, as they say. But in any case, the point is that the difference between China and us is they are more free than us, but they're less. But their people are less free than us. The government is more free, their people are less free. That's the difference. ओके। आप बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए कोर्सेज बिल्ड करते हैं, उनको गाइड करते हैं। आज एक बड़ी ही बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है जनरेशन जेड, जी। जेन जी। क्या मिसकंसेप्शन है इस जनरेशन के बारे में आपके हिसाब से आज के टाइम पर? मिसकंसेप्शन, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन यही है कि दे आर यूजलेस। दे आर नॉट यूजलेस, दे आर नॉट यूजलेस। यूएसपी क्या है इस जनरेशन का? यूएसपी क्या है इस जनरेशन की? इस जनरेशन के 2-3 कैरेक्टरिस्टिक समझ में आते हैं मुझे। क्या है लोग? एक, ये जनरेशन ज्यादा इक्वालिटी में बिलीव करती है। अच्छा। जो बैरियर्स हैं वो इनके एटलीस्ट कास्ट के और पुराने बैरियर्स कम हो रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि देयर आर काउंटर इंस्टेंसेस जो मैंने देखे हैं अभी, जो कुछ कॉलेजेस में जो ये कास्ट के ऊपर इतना सारा विवाद हो गया था, आई वाज शॉक्ड बाय इट। दिस वाज नॉट अ कॉन्वर्सेशन वी शुड बी हैविंग in the 21st century for Gen Z, but Gen Z was involved in this nonsense. I was disappointed, but anyway, I think generally speaking वो एक दूसरे को मेल फीमेल वर्सेस मेल फीमेल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी ज़्यादा है इनके अंदर, और इनके अंदर एक लिबरल माइंडेडनेस है जो आई थिंक इन्होंने सोशल मीडिया से और अपने वेस्टर्न पीयर से बोरो करी है। ये इनकी एक यूएसपी है। दूसरी यूएसपी इनकी ये है कि दे विल फाइंड शॉर्टकट्स, विच इज गुड, आई डोंट फाइंड दैट अ प्रॉब्लम। They will find shortcuts because that is the way it has to work now. That, you know, but not everybody can survive on a shortcut. Content creation they see as a shortcut. They are hyper social because of the fact that वो social media के era में पैदा हुए हैं. And the fourth characteristic is
they do not realize that they are being very liberal minded in a country which is not rich. Hmm. Your American peer is wealthy. Their country and their government is wealthy. You are not. You have to face unemployment. You have to face hyper competition. आपका नीट का पेपर चाहे लीक हो रहा हो, चाहे आपका यूपीएससी का पेपर में कुछ भी हो रहा हो, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अगर पेपर नहीं भी लीक होगा ना, तब भी 20 लाख लोगों से कंपटीशन है, हेड टू हेड. वो रियलिटी मुझे नहीं पता किस हद तक अंडरस्टैंड करती है जेन जी एन मास. कुछ लोग तो करते ही हैं नेचुरली, बट दीज आर द थिंग्स विच आई थिंक दे आर फेसिंग. तो एटीट्यूड वाइज तो दे आर मोर इक्विटेबल in their mindset मेरे हिसाब से, more liberal minded, more democratic in their mindset, employment wise, economy wise, and the world they will inherit. Are they ready for the challenges? I don't know, but वो हर generation के बारे में लगता है. I'm sure they will be fine though. They are smart. अच्छा, इसके बारे में आपकी क्या रीडिंग है कि हर जनरेशन को अपने से पहले वाली जनरेशन बेवकूफ़ लगती है, अपने से बाद वाली जनरेशन बेवकूफ़ लगती है? ऐसा मतलब हम लोग अक्सर लोगों के डिस्कशन में देखते हैं कि ये जनरेशन तो ऐसी है, हमारी जनरेशन तो ऐसी थी, है ना? हमारा टाइम तो ऐसा था, हमारी स्कूलिंग तो ऐसी थी, हमारे चैलेंजेस तो ऐसे थे. ये जो है, इसको आप कैसे रीड करते हैं? ये हमेशा होता रहा है? हाँ. और एक जनरेशन पहले, एक जनरेशन बाद के बारे में जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स. हमेशा. I was reading this book, हम बात भी कर रहे थे, Lessons of History. It's one of my favorite books. मैंने उसके ऊपर एक पूरा एक रिव्यू वीडियो भी बनाया था. तो विल एंड एरियल डुरैंट ने किताब लिखी थी. They were historians. They won the Pulitzer Prize, बहुत सारे reward. They devoted their life to studying human history. तो 5000 साल की human history उन्होंने कंपाइल करी 11 वॉल्यूम्स में. अच्छा. हाँ, द ड्यूरेंट वॉल्यूम्स आर इनॉर्मस. आपको you will need months and months to read them. ठीक है? There are thousands of pages and 11 volumes in total. Then they condensed these 11 volumes in this 150 page book. जरा सी बुक किताब है वो. Okay. और उसके अंदर one of the main lessons of history is precisely this. Okay. Every generation thinks that their previous generation was stupid in some cases, better in some cases, that the younger generation is degenerate, and this has been going on since human history. So we don't even need all this history to prove it. The fact is the psychological effect exists. हम assume करते हैं, तो this is just a psychological bias. It is not true. Every generation responds to their unique challenges, their unique situation, and their milieu and whatever is happening, you know, the zeitgeist of that time. So I don't see any problem with Gen Z as such. They will be fine because they will respond accordingly, and they are responding accordingly to their problems. अभी हमने रिसेंटली देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जितने भी ये लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, जेनजी लोग हैं, दे आर कॉकरोचेस. और फिर एक कॉकरोच जनता पार्टी इकट्ठी हो गई, है ना? ऐसा तो वो बेचारे नहीं कह रहे थे, टू बी ऑनेस्ट. वो बेचारे बेकार में फंस गए इसमें. ही वाज ट्राइंग टू रेफर टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर अब उसको फर्क पड़ता नहीं है. वो यूजेस ऑफ वर्ड cockroach is itself a problem. Don't you think it's problem? It is a derogatory word for sure. He used it, and he was referring to a certain class of people, but it's not really about why he said it and who said it actually. It is about that sentiment stuck. वो एक दुखती नब्ज को दबा गया. तो नस पहले से थी और दुख रही थी, तभी तो दबेगी ना. तो वो है ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज. तो उनको ये चीज लगी, उनको ये चीज ज्यादा इसलिए लगी क्योंकि वो पहले से फील कर रहे थे कि यार हमारी कोई हैसियत है क्या? आर वी जस्ट लाइक कॉकरोचेस? आते हैं जाते हैं भेड़ बकरी की तरह, इस दुनिया को पॉपुलेट करते हैं. ना हमारी कोई आवाज है, ना हमारे को कोई सुन रहा है, ना हमारे के कोई चिंतित है. ये सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं. दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट देयर ओन एजेंडास, यू नो. सो व्हाट इज इट फॉर मी? व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री हैव यू गिवन मी? इज दिस इट? दिस इज डिसअपॉइंटमेंट. जैसे ये एक जनरेशन की कमिंग ऑफ एज होती है ना. यू रीच स्टेज ऑफ 17, 18 एंड यू रियलाइज, ओह, this is where I am, and you realize this is not good. The frustration starts. That is what has happened to this thing, and this sentiment is a sentiment of dignity which is lacking. Why is the dignity lacking? Dignity is lacking, I think, because number one, unemployment. Unemployment, lack of dignity का एक कारण है. Exactly. और इसका आसान इलाज है नहीं किसी के पास.
इवन दे आर टॉकिंग अबाउट द पेपर लीक एंड ऑल, बट लाइक आई सेड, यू नो, पेपर लीक नहीं भी होता तब भी डिग्निटी कहाँ मिल रही थी? 20 लाख लोगों में अगर आप एक हो तो वेयर इज द डिग्निटी? यू नो, यू हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग. हर चीज अगर सर्वाइवल की फाइट ही बन गई है हमारे देश में, आपको यही नहीं पता कि आपको कोई नौकरी देगा नहीं देगा, देगा तो कितनी देर तक देगा, देगा तो रेंट निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, घर तो आप लेना भूल ही जाओ, आप शायद रेंट अफोर्ड कर लोगे एक छोटी मोटी किसी जगह में, और ऐसी जिंदगी में आपको काटना पड़ेगा. आपका बच्चा भी ऐसे पैदा होगा, फिर ऐसे ही उसकी भी जिंदगी कटेगी. दिस इज व्हाट योर फ्यूचर इज. इफ दिस इज योर फ्यूचर, देन हाउ विल यू नॉट बी डिसअपॉइंटेड? यू फील लाइक अ कॉकरोच. दैट इज व्हाई इट हैज स्टक, एंड दैट इज ट्रू. दिस इज द रियल प्रॉब्लम. क्या कोई इसको एड्रेस कर रहा है डायरेक्टली? उनकी डिग्निटी की बेइज्जती जो हुई है वो तो ठीक है, जो कॉज उठी वो भी ठीक है, बट कुछ खास निकला नहीं उस मूवमेंट से. ये इश्यूज हैं उठाने वाले. Government and the older generation should be held accountable, if they can be at all, and to whatever extent it is their fault, to answer these questions. What have you left me? Where am I going to go? What have you done? What did you do? What are you going to do about this? How will I have dignity in my life? You forget about this. ठीक है, चलो, you do this paper scam thing. पेपर लीक नहीं होना चाहिए तो खैर बेइज्जती है आपकी, बट ये बताओ मेरे को, ये कैसे होगा मेरे लिए? आप मुझे वैसे भी नहीं चाहिए आपका पेपर यार. आपका पेपर नहीं भी लीक होता है ना, अगर मुझे नहीं चाहिए 20 लाख लोगों में एक बन के बस भेड़ बकरी की तरह चलना है. मेरे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करो ना आप, कि मैं अपनी लाइफ को यूनिक तरीके से अपने एक्सप्रेशन में कैसे जीऊँ. जैसे मेरा अमेरिकन पीयर जी रहा है, जैसे मेरा जापानीज पीयर जी रहा है, अपने हिसाब से अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहा है. क्यों एक्सप्लोर कर रहा है? प्रॉस्परस है. मेरे को वो चॉइसेस कौन देगा लाके? ये सवाल है पूछने वाला, डिफिकल्ट सवाल है. इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा उनको, बट this is the question that will lead to better questions, that will lead to good answers. आप खुद एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं. नहीं, आपने सिस्टम अंदर से भी देखा है, आप सिस्टम बाहर से भी देख रहे हैं, आप दुनिया का लिटरेचर पढ़ते भी हैं. यू बीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी स्टूडेंट एज वेल. कहाँ जा रहा है हमारा देश? आर वी हेडिंग टुवर्ड्स 2047 जो डेवलप्ड इंडिया है उसकी तरफ हम लोग आर वी इंचिंग क्लोजर टू वर्ड दैट गोल, या फिर अभी भी हम लोग जो ये गैप्स हैं, बहुत सारे फंडामेंटली गैप हैं, बहुत सारे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे हेल्थ सिस्टम में, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, और यूथ को सही डायरेक्शन में स्किल करने में, या फिर उनको सही ओरिएंट करने में, गैप्स कहाँ पे हैं और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इस चीज का ना बहुत ही क्लियर आंसर है, बट वो अच्छा नहीं लगेगा किसी को. और काउंटर इंटुइटिवली आंसर ये है कि बढ़िया जा रहे हैं. यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आई एम ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड. अब आज कोई आप मेरे को बोलता ना, मैं जब 20 साल का था, कि जब आप 40 साल के हो जाओगे ना तब भी लाइट जाएगी आपके घर में, आई वुड हैव सेड मेरे को रहना ही नहीं है यहाँ. एग्जैक्टली. बट ये है सच ना आज का. तो क्या ये लेके मैं ये बोल दूं कि प्रोग्रेस नहीं हुई? अगर मैं जरा सा भी सेन माइंडेड हूं तो मुझे ब्रॉडर पिक्चर देखनी पड़ेगी ना. खुद की प्रॉब्लम्स को हटा के, माय प्रॉब्लम्स आर नॉट द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री. lack of progress in one area is not the lack of progress in all areas. That's just plain rational thinking, and the lack of it is just plain stupid. So what is the data saying? हम मरते लेट हैं, बट हमारी पोल्यूशन बढ़ रही है, मैं मानता हूं, बट मोर और लेस हेल्थ इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंप्रूवमेंट है, पर कैपिटा इनकम में ब्रॉडली ओवर द पास्ट मेनी ईयर्स, मैं अभी रिसेंट की बात नहीं कर रहा, 10-20 साल के, क्या इंप्रूवमेंट है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट है? क्या करप्शन कम हुआ है? अब सुनने में तो पसंद नहीं आएगी बात, बट फैक्ट डेटा तो ये यार कम हुआ है. डिजिटाइजेशन होगा तो कम नहीं होगा तो क्या होगा? बट लुक एट द डेटा, डोंट लुक एट इंडिविजुअल इंसिडेंट्स. आपने देश के बारे में पूछा है ना, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द देश if you think that your experience is the desh, or that social media ka echo chamber is not the desh. The desh is what the data is saying, combined with a lot of other factors only, then you can gauge. The data is saying we are moving in the right direction, which is obvious. This as a blind person, a person should be able to see. But is it enough? No, not at all. We want a lot more. So a lot more. If you want a lot more, and if you are able to ask for a lot more, are you or are you not in a better situation? Are you or are you not in a better situation? I will give you two situations. In one situation, you have problems, very severe problems. War. Country like Israel.
18 साल के बाद आपको आर्मी में जाना है, कंस्क्रिप्शन है ही, ठीक है, यू हैव वेरियस इश्यूज, उनको एग्जिस्टेंशियल इश्यूज ही चलते रहते हैं। यू मे हैव वेरियस अदर इश्यूज इन अफ्रीकन कंट्री, जो आपके अफ्रीकन पीयर को इश्यूज हैं लाइफ में कि यार मतलब क्राइम ही इस अलग लेवल का है, तो आप क्या ही कर लोगे वहाँ पे, गवर्नमेंट है ही नहीं ट्रस्टवर्दी, राइट? डेवलप people who are not as developed as us, we are, if you compare them, you compare your situation, are you or are you not better off? Yes, you are better off. Should you be satisfied? No. No. Should you want more? Yes. Yes. But if you ask me honestly speaking, where are we going? We are going in the right direction. The question, are we going fast enough? Are we going fast enough? The pace. Yes. The answer is probably not. Again, the data says the same thing. अभी पीछे कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई कि इंडिया का रिप्लेसमेंट रेशियो, अब रिप्लेसमेंट रेशियो तो कम हो गया है, 1.9 हो गया है, 2 होना चाहिए। वन वुमेन producing on an average 2 children means that replacement ratio is maintained, so the population will not decline. India का population ratio broadly across states, across communities, is now gone below. The issue is India will grow old faster than it will grow rich. This is the issue. We will grow older faster than we grow rich. That is the problem. True. This is the problem to be solved actually. Are we going in the right direction? Yes. Are we going fast enough? No. Are we better off than 20 years ago? Yes. But should I be satisfied? No. So that is the sum total of my analysis of where we are going, broadly speaking. Are there problems? Absolutely. I'm not saying that there are not. But if you are going to think about a question as broad as this, then you might as well think properly. Might as well think broadly also, because you have asked a broad question, so your answer has to be broad. The broader it is, the more ingredients it has. The more ingredients it has, the more exceptions it may have. But the statistical average speaks the truth of the broader truth, which is, yes, the progress is real. Is it good enough? Like I said, no. So that is my answer. तो जब आप कह रहे हैं कि बड़ा और ब्रॉडर प्रॉब्लम ये है कि विल ग्रो ओल्डर देन विल ग्रो रिचर, तो ये बताइए कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसको अगले आने वाले एक डेकेड में अपने माइंडसेट में, अपने मैनिफेस्टोज में, अपने विजन में क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है टू कम्बैट दिस सिचुएशन? वो बहुत रेडिकल चेंज चाहिए होगा माइंडसेट में उनको। उन्होंने अभी तक जो करा है वो अपने पुराने प्रॉब्लम्स के प्रोडक्ट्स हैं वो लोग। दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस एंड द पास्ट प्रॉब्लम्स दैट दे हैड। वो प्रॉब्लम्स अब आज की प्रॉब्लम नहीं रही हैं। अब उनको बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा माइंडसेट। उनको रेडिकल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। उनको करप्शन पे और ज़्यादा क्रैकडाउन करना पड़ेगा। उनको एक लेवल ऐसा अचीव करना पड़ेगा जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी क्रिएट हो, जिसका और कोई तरीका है नहीं सिवाय इसके कि आप कैपिटलिस्ट रूट पे थोड़ा सा और जाओ, इन्वेस्टर्स को और बुलाओ और इकोनॉमी को खोलो। और आपको कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे इफ यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। हमने रिस्क लिए हैं कुछ, वी हैव टेकन अ फ्यू रिस्क्स एंड सम ऑफ देम हैव पेड ऑफ, सम ऑफ देम हैव नॉट पेड ऑफ, बट रेडिकल मेजर्स विल बी रिक्वायर्ड अगर आपने स्पेस को मैच करना है तो। That is the overall situation, but I'm not an economist. So again, the question is too broad for me to answer with specificity. But अगर आप मुझसे कुछ बहुत niche specific पूछोगे या department specific या ministry specific पूछोगे तो I will be able to probably answer better. But broadly speaking, वो काम करेगा नहीं अब, it is done. उनका माइंडसेट नहीं, वो खुद चेंज शायद होने चाहिए अब, बिकॉज अब यंग लोगों का टाइम है। एक नई लीडरशिप आनी चाहिए और नई लीडरशिप उस डायरेक्शन में लेके जानी चाहिए जहाँ पे जाने की जरूरत है। चलिए, देश पे चले गए, दुनिया पे चले गए, वापस इंडिविजुअल्स पे आते हैं, अपनी बात करते हैं जी। आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, अटेंशन स्पैन कम होते जा रहे हैं लोगों के, बुक्स से दूर जाते जा रहे हैं लोग। वो जो कहते हैं कि सो कॉल्ड टाइम नहीं मिलता है हमें, मगर हम लोग घंटों रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं और उसी में पूरी दुनिया भर का ज्ञान लेना चाहते हैं और जो 30 सेकंड में सब कुछ जानना चाहते हैं। राइट। और उसी बीच में हम देखते हैं कि लोग सेल्फ हेल्प पे बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं और आप कहते हैं कि वो एक अलग तरह का ट्रैप है। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं जो हम लोग सोशल मीडिया से सेल्फ हेल्प या मोटिवेशन या डोपामिन लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, असल में हो ये रहा है कि इट इज़ इंफॉर्मेशन बीइंग पैकेज्ड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन खरीद रहे हो, अब इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, और ट्रैप ये इसलिए है और गलत आप इसलिए जा रहे हो कहीं ना कहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन बिहेवियर चेंज नहीं होता है, बिहेवियर चेंज अलग होता है। बिहेवियर चेंज की करेंसी इज एफर्ट। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ताकि बिहेवियर चेंज हो
पहले वो होगा, फिर लाइफ में चेंज दिखेंगे। इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करके ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज एम्प्टी एंड हॉलो, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट, एंड इट इज अ ट्रैप, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग ट्रैप, बिकॉज एक डोपामिन मिलती है इंस्टेंटेनियस, जो कि अपने आप में एडिक्टिव है, न्यूरोलॉजिकली एडिक्टिव है, द न्यूरोकेमिकल ऑफ itself has addiction potential, and though you get the feeling of that you are doing something without really doing it, that's the issue with it. So normally if you do actually waste time frivolous, so you will get, मजा तो आएगा, but you will realize यार guilty feel होगा, यार क्या किया है, what have I done, I've not done anything, right? But अगर आप self help consume करते हो ना, तो you feel like you're doing a lot, and that feeling of accomplishment is hollow, false, because you are only consuming frameworks. जिसने किताब लिखी है उसने कुछ किया है, आप कंज्यूम कर लो, बट आप क्या कंज्यूम करोगे ऐसा उसके अंदर? आप चैट जीपीटी से पूछो, बता देगा 4 चीजें करने वाली, बट उन्हें एग्जीक्यूट करने में 1 साल लगेगा। एक प्रॉम्प्ट में जो वो बताएगा, इट विल टेक यू एन ईयर टू एग्जीक्यूट। आर यू डूइंग दैट? दैट्स द इशू। तो मोटिवेशन लेना और उसको एग्जीक्यूशन में बदलना। बिल्कुल। तो एग्जीक्यूशन के लिए किक कहाँ से मिले इंसान को? क्या सही एक सही रास्ता क्या हो सकता है खुद को एग्जीक्यूशन में ढालने का? और ये इसी से जुड़ा सवाल है कि हर कोई बोलता है कि 21 दिन का जो रूल होता था, कि 21 दिन अगर कोई आप चीज को कर लो तो आपकी आदत बन जाती है। ये थोड़ा सा इसके साथ क्या कनेक्शन है? 21 दिन का जो था रूल आया कहाँ से? हाँ, ये एक रिसर्च से आया था, 21 डे रूल। इट्स एक्चुअली मोर लाइक 66 डेज। रिसर्च से 66 इज मोर एक्यूरेट, वेयर यू नो रियल हैबिट फॉर्मेशन एंड कैन एक्चुअली जस्ट टेक्स प्लेस। बट आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज, सवाल की लैंग्वेज में ही काफी आंसर्स थे। आपने कहा कि किक कहाँ से मिलेगी, तो अगर आपको ये कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन करना है तो किक से पहले तो काम चलेगा ही नहीं। किक इज मेंट टू गेट यू स्टार्टेड, जस्ट थोड़ा बहुत इंजेक्शन ऑफ फ्यूल है बीच बीच में। सिस्टम चाहिए आपको, यू नीड अ सिस्टम जो ऑटोमेटिक चले, विल पावर के बिना चले। SIP जो है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग यूज करते, इट इज अ ऑटोमेटिक सिस्टम ना, ऑटोमेशन है उसके अंदर, हमको कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर आएगा। SIP के और बिना SIP के अगर आप करके देखोगे, आप 2 साल में देखोगे डबल होगा SIP, जस्ट बिकॉज ऑफ द नज, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम। आपकी जो लाइफस्टाइल है, आप सुबह उठ के अपने बाल किस तरीके से कंघी करते हो, आप किस फ्रीक्वेंसी पे शेव करते हो, आप किस टाइप के कपड़े पहनते हो, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपको नींद कब आती है, ये ऑटोमेशन हो चुकी है ना। बायोलॉजिकल ऑटोमेशन भी हो चुकी है। आपके पास डिजिटल ऑटोमेशन है और आपके पास आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल ऑटोमेशन है। इस ऑटोमेशन के अंदर मुझे वो बिहेवियर इंसर्ट करना है और इंटीग्रेट करना है जो मेरे को चाहिए, चाहे वो बिहेवियर हटाना हो, चाहे वो बिहेवियर डालना हो। अगर मुझे स्मोकिंग हटानी है तो मुझे अपने इस टाइप के ऑटोमेशन में ऐसा कुछ डालना है जो उसको रिप्लेस करे, रिप्लेसमेंट हैबिट जिसको बोलते हैं। अगर मुझे कोई बिहेवियर बनाना है तो मुझे किसी चीज़ से एंकर करना पड़ेगा। सपोज कहते हो कि मेरे को किताब पढ़नी चाहिए, आई शुड रीड अ बुक, यू ऑल्सो शुड, वेल एवरीबडी शुड रीड, ऑफ कोर्स, देन एवरीबडी वांट्स टू रीड मोर। व्हाट डू यू डू? ऑटोमेट इट एंड एंकर इट टू समथिंग। यूज ए इफ देन कॉन्सेप्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये हैबिट चेंज में, कि जो लोग अपने बिहेवियर को एक एग्जिस्टिंग बिहेवियर के साथ एंकर कर देते हैं, वो बिहेवियर कर लेते हैं। आप सुबह कॉफी पीते हो, मैं 5 पेज पढ़ूंगा फिर मैं कॉफी पीऊंगा। अगर आपने इन दोनों को एंकर कर दिया और आप कॉफी, यू वांट द कॉफी, आपको चाहिए, आपको पसंद है, तो वो आदत बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है उसकी। एंकर कर दिया आपने, और छोटा गोल रखो आप। ऐसे ये डिजाइन कर करके, दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट दैट बिहेवियर इनटू लाइफस्टाइल। दिस इज एग्जीक्यूशन। ये चलेगा लंबा, 1 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा। अभी भी मेरे हैं कुछ सिस्टम जो चल रहे हैं, चाहे इंस्टीट्यूटेड सो लॉन्ग अगो, अब वो इतनी देर हो गई है कि नाउ दे डू नॉट रिक्वायर अ सिस्टम। अब मेरी बायोलॉजी को समझ में आ गया कि ये होना चाहिए, अब वो हो जाता है। तो बट ये विल पावर पे नहीं हो रहा है, वैसे बताऊं मैं आपको। इट इज नॉट दिस, ऑल दिस कंटेंट क्रिएशन दैट आई एम डूइंग रेगुलरली इज नॉट विल पावर किक बेस्ड। आई हैव नाउ रियलाइज, इन फैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू। बहुत बारी, आई वुड से 50% ऑफ द टाइम मन नहीं कर रहा होता है। जब बैठते हैं ना, जब स्टार्ट करते हैं तो मन बन जाता है, पर बैठने का डिसिप्लिन जो है, इट इज नॉट जस्ट डिसिप्लिन, आई हैव एंकर्ड इट। यार मैंने ना एक लिस्ट बना रखी, देखो वहां पे आप देखोगे लिस्ट लगा रखी है मैंने। आज का मैंने सेट कर रखा है 3 काम है, और मैंने ये करा कि अगर ये 3 काम हो गए, जिसमें से एक हम अभी कर रहे हैं, ये अच्छे से एग्जीक्यूट हो गए, तो शाम को मैं वीडियो गेम खेलूंगा। मुझे बहुत पसंद है, मैं करूंगा ऐसा, मैं सच में करूंगा ये। मुझे पता है कि मुझे बीच में एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है,
मुझे पता है उससे पहले मुझे क्या करना है। ये तीन चीज़ें मैंने रखी हुई हैं और ऐसे मैंने बिहेवियर को, सिस्टम को डिज़ाइन कर रखा है। और हर रोज़ ऐसी लिस्ट बनती है और मोर और लेस हर रोज़ ऐसी एग्जीक्यूट हो जाती है रफली। सालों से चल रहा है। वो जो आप ये सो कॉल्ड सक्सेस है ना, ये कुछ नहीं है, लिस्ट बना बना के लिस्ट कंप्लीट करने वाले काम है और कुछ नहीं है ये। आप यू आर 40 और अभी भी आपने प्ले स्टेशन रखा हुआ, गेम खेलते हैं। हाँ, हॉबीज़ को जिंदा रखना कितना ज़रूरी है और ये आपको कैसे, हाउ इट कीप्स यू गोइंग? वेल फॉर द मोस्ट पार्ट ये जितनी भी एग्जीक्यूशन की मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये प्लेजरेबल नहीं होती हैं। मज़ा तो आता ही नहीं ना लाइफ में, मज़े लोगे कैसे ना। यू आर नॉट ड्रिंकिंग, यू आर नॉट इंटॉक्सिकेटिंग योर सेल्फ, आप एडिक्शन नहीं कर रहे हो, मैं तो नहीं करता, तो लाइफ मोर और लेस क्लीन है। डोपामिन आएगा कहाँ से आप बताओ? वेयर विल यू गेट द जॉय फ्रॉम? अब वीडियो गेम एंड ऑल इज दैट जॉय इज एफर्टलेस एंड ऑलरेडी एडिक्शन, तो it is the best drug which is actually not unhealthy, which is why I do it and I love it. मेरे को शौक है। तो आपके अंदर से कोई ऐसी चीज होगी, there must be something जो सिस्टम जो है ना आपका प्यार करता है उस your wiring, your nervous system will light up. Maybe it lights up with people, maybe it lights up with conversations. Many people it does that to me. For me it lights up with a very good movie. I see it, I am happy. I wait for it, I don't find a good one. When I find it, I am happy. I look forward to it. I love video games because I think it is amazing. I love it. So I am happy when a new game is released. So I draw pleasure from this. How else am I going to be a child again? How else will I have time which is only for me? This is the way that I have instituted. ये भी instituted है उसके अंदर, पर ये अब बहुत केयरफुली इंस्टीट्यूट करना पड़ा है मेरे को, क्योंकि बहुत इट ओवरटेक्स यू आल्सो समटाइम्स, बहुत ज़्यादा अगर आ जाएगा ना तो ज़्यादा एडिक्शन भी हो जाती है। तो यू शुड हैव फन एंड यू शुड फाइंड हेल्दी वेज टू हैव फन, बट यू शुड हैव इट एंड यू शुड रिवॉर्ड योरसेल्फ। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, आई थिंक ज़्यादातर लोग तो बहुत ही मेहनत करते हैं, पता नहीं चलता बट करते हैं, और उसके बाद खुद को कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। वो अनहेल्दी ना हो तो अच्छा है, बट आपको कुछ ना कुछ शौक पालना चाहिए। आपको म्यूजिक का शौक है, आपको डांस का शौक है, आपको जो करना है आप करो, बट कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए जो आपके दिमाग को सुकून दे, खुशी दे। और वो मेडिटेशन नहीं होता है, बिकॉज मेडिटेशन में बहुत मेहनत लगती है। इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू डू, बट इट शुड ऑल्सो नॉट बी हार्मफुल टू यू, बट इट शुड बी फन ऑल्सो। दीज आर द क्राइटेरिया। यू फाइंड समथिंग लाइक दैट एंड यू डू इट एवरी डे। एक बहुत फेमस किताब है, आजकल के लोग, आजकल की जनरेशन के लोग जो सेल्फ हेल्प पे बहुत काम करते हैं, ज़रूर पढ़ते हैं, एटॉमिक हैबिट जी। और आपने उस पर एक वीडियो बनाया और आपने पूरा मिथ बस्ट किया उसका। एटॉमिक हैबिट में वो कहता है कि छोटी छोटी आदतें अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करो, इसके बड़े परिणाम आपको फ्यूचर में दिखेंगे। आपका क्या सोचना है इसमें? मैं एग्री ही करता हूँ। देखो, मैं उस किताब पे तो मैंने नहीं बनाया, मैंने जनरली सेल्फ हेल्प पे, आई वांटेड टू सेल्फ हेल्प and make sure that the self-help myth is busted to some extent. And I said the same thing, broadly speaking, that he is saying. But I am saying that it is not just, install karo. I am talking about an execution system. I am talking about a way in which you do the installation. I don't want to tell you about it. I want you to do it. So I have designed a system that does it. इसको हम बोलते हैं 21DC, 21 day challenge है। हम लिटरली ये करते हैं। आपको पता है सिलेबस ऑफ लाइफ में कि आप, अगर आपका कोई गोल है, आप कोई आदत तोड़ना चाहते हो या आप कोई आदत बनाना चाहते हो, आप हमारे चैलेंज में आओ। हमने एक सिस्टम क्रिएट किया है। आपको हर रोज हम एक मोटिवेशनल नच देंगे, एक वीडियो आएगा आपको। आई विल क्रिएट अ वीडियो, आई विल सेंड वन वीडियो टू यू। उस वीडियो में आपको कुछ न्यूरो साइंस बताऊंगा। मैं आपको बता दूंगा आज आपकी डोपामिन लेवल कम होगी या बढ़ेगी, मोर और लेस प्रिडिक्टेबली साइंस के हिसाब से पता चल जाएगा। आपको सिर्फ 12 बजे से पहले चेक इन करना है उस पर। चेक इन मतलब एक बटन, आई एम हियर। हम प्रूफ नहीं मांग रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमको साबित करो कि आपने गोल किया नहीं किया, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमको फोटो भेजो, कुछ नहीं। आप बस आके चेक इन कर जाओ। अगर आपने 21 दिन चेक इन कर दिया तो आपके पैसे रिफंड कर देंगे हम आपको, और हम कर देते हैं। अच्छा, हम क्यों करते हैं? दिस इज अ सिस्टम, इट मेक्स क्विटिंग वेरी हार्ड। ओके, वी हैव टेकन फ्रॉम यू 1000 रुपीज, 1000 रुपये हमने आपसे लिए हैं, वो डिपॉजिट है आपका, और वो डिपॉजिट लॉस एवर्जन की तरह काम करता है। आपको पता है कि यार एक क्लिक ही तो करना है, आई जस्ट हैव टू क्लिक,
मैं अगर क्लिक कर दूंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, मेरे पैसे कट ना जाए। सी इट इज लॉस एवर्जन। 1000 रुपए की क्या कीमत है? कुछ नहीं है। अगर हमने अभी चाय मंगवा ली तो चाय आ जाएगी 1000 रुपए की, लिटरली। तो प्रॉब्लम ये लोगों के साथ ना, पीपल हेट लूजिंग मनी मोर देन दे लाइक गेनिंग इट। इफ आई से टू यू, यार मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, आप बोलेंगे यार व्हाट अ टुच्ची थिंग टू से, व्हाट अ पेटी थिंग टू से, 1000 रुपए, यू नो। बट इफ आई टेल यू कि 1000 रुपए कट जाएंगे, यू विल नॉट लाइक इट। 1 रुपए में भी हो जाती दिक्कत। दिस इज लॉस एवर्जन। आई हैव मेड इट वेरी हार्ड फॉर यू टू क्विट। यू विल नॉट लाइक इट। फर्क नहीं पड़ेगा आपको 1000 रुपए से, बट पसंद नहीं आएगी आपको वो बात। फिर आप बाकी लोगों को देखोगे, यार ये 12 दिन की स्ट्रीक पे चल रहा है, ये 14 दिन की स्ट्रीक पे चल रहा है, क्लिक तो कर देते हो ना। अब सपोज करो आप झूठ बोलते हो उस पर, यू लाई, झूठ बोल रहे हो तब भी तो कंसिस्टेंटली झूठ बोल रहे हो। आपको अंदर डिसोनेंस इतना पैदा होने लगेगा कि आप बोलोगे क्या ही बोलना है झूठ, यार कर ही लेता हूं मैं। दिस इज अ सिस्टम। आपका मूड अच्छा हो, आपका मूड बुरा हो, ये हो वो हो, अब मैंने आपके लिए क्विटिंग मुश्किल कर दी। ये 21 डे चैलेंज है। दिस इज माय मेन इशू विद Atomic Habits, books like these. They don't give you a system, they give you प्रवचन। सिस्टम बनाओ ना यार, बना सकते हो तो। दैट इज द मेन क्रिटिसिज्म बिहाइंड इट, एंड दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड अ सिस्टम। इट इज नॉट अ बुक, इट इज नॉट अ कोर्स, इट इज अ 21 डे मशीन। आपने एक बार ट्रिगर कर दिया वो चैलेंज, अब वो रुकेगा नहीं। 12 बजे अगर तो आपने चेक इन नहीं करा तो वो बंद है, बस खत्म बात। फिर आप उसके बाद नहीं कर सकते चेक इन। यू विल हैव टू ईदर टेक द चैलेंज अगेन, और कुछ और उसके अंदर रूट्स हैं, बट एक क्लिक करने को बोला जा रहा है आपको। इट इज दैट सिंपल। इफ यू डू इट, you win, and then you are rewarded for the win also. So your motivation is so strong, no? I have now created a small tiny micro habit in your lifestyle. Instead of telling you to go ahead and create, आप ना अपने हिसाब से, मैंने बनाई दी ना, मतलब आप, मैंने ही बना दी आपके लिए, और मैंने ही आपके खुद के पैसे यूज करके I have turned you into somebody who just doesn't want to lose his own money. It's a decent system, I think. So that's why we made it. साइकोलॉजी में ह्यूमन ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, विल पावर है, इसको कैसे देखा जाता है? कोई बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग कोई किस्सा हो या ऐसा कोई हाँ राइटिंग आपने पढ़ी हो थोड़ा? हाँ, मतलब विल पावर के ऊपर रिसर्च है। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। विल पावर पे रिसर्च ये कहती थी कि विल पावर एक करेंसी की तरह है। विल पावर आप स्पेंड कर देते हो, खर्च कर देते हो। आप सुबह उठते हो, आपके पास विल पावर की एक लिमिटेड करेंसी है, मान के चलो। आपने कुछ डिसीजंस लिए कि अब मैं आज ये पहनूंगा, ये पहनूंगा, ये पहनूंगा। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी खर्च हो गई। आप गए बाहर, गाड़ी में बैठे, आपको एक कॉल आ गई और कुछ नेगेटिव कॉन्वर्सेशन हुई, थोड़ी सी विल पावर खर्च हो गई। आप ट्रैफिक में फंस गए, थोड़ी सी खर्च हो गई। आप ऑफिस गए, ऑफिस में आपको रियलाइज हुआ कि यार कुछ और ही हो गया है, खर्च हो गई। आपका लंच मिस हो गया, खर्च हो गई। ऐसे करते करते डिसीजंस लेते 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 खर्च हो जाती दिन भर। ओके, विल पावर। दिस वाज द रिसर्च। Now more research is coming, which is saying that this is not entirely true. If you are very passionate about something, and if you are inherently intrinsically motivated, तो फिर आप नहीं होती इतनी खर्च, फिर आप कर भी लेते हो। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे लगता है it is true to some extent, even if more research is coming, because now I know मुझे मुश्किल टास्क पहले करने हैं। मेरी विल पावर की पीक मेरे पास अर्ली मॉर्निंग में होगी। मुझे ये पता है कि जब मैं रात को वापस आऊँगा तो मैं सबसे वल्नरेबल हूँगा। अगर फ्रिज में केक पड़ा है या आइसक्रीम पड़ी है तो वो रात को खाई जाएगी। मेरी विल पावर जब वीकेस्ट होगी, इसलिए होनी ही नहीं चाहिए। हटा दो उसको वहाँ से, नहीं खाई जाएगी। फिर वो खाया जाएगा जो है, बादाम, वॉलनट्स, वो रख दो वहाँ पे। यू नो, दैट allows me to build a system. This is one of the very interesting things about willpower, about procrastination. Another interesting thing is procrastination. People do procrastination many times as a defense mechanism, which people don't understand. Procrastination can be a defense mechanism. तो हम procrastinate इसलिए नहीं करते क्योंकि हम आलसी होते हैं। हम procrastinate ज़्यादातर इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी ईगो को बचाना चाहते हैं। हमारी ईगो पे ठेस आती है, हमारी ईगो एंडेंजर होती है जब हमारी कंफर्ट जोन टूटती है। तो अब आपको कोई काम करने को कहा जा रहा है जो आपको शायद पसंद ना हो या आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, उसके लिए यू विल हैव टू वेंचर आउट। अगर नया काम कर रहे हो या सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे हो तो इट माइट बी पॉसिबल ना कि आप पे बैकलैश आ जाए, या आप यू डोंट लुक गुड, यू आर एम्बेरेस्ड। तो एक एक्टिवेशन एनर्जी है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को
क्रॉस करने के लिए मेरे को एक बारी सिर्फ उठ के बैठना नहीं है, मेरे को अपनी ईगो को समझाना है कि शांति से बैठे रहे, मेरी ईगो वल्नरेबल है, उसको डर लग रहा है कि यार बेइज्जती ना हो जाए. दिस इज प्योर इमोशनल, दिस इज एन इमोशनल थिंग, इट इज नॉट अ एनर्जी effort thing. I'm not saying you 5 kilometer bhago. I am saying you get in front of a camera. Energy is not required, but the ego has to be secured. You know, बेइज्जती की probability है, इसको counter करना जरूरी है. That is the main thing. So if you are able to do this, and procrastination is a defense mechanism which makes you want to not do it. You procrastinate because you realize यार नहीं यार बेइज्जती हो जाएगी, छोड़ो सोच लेता हूँ थोड़ा, you know, कल देख लेता हूँ. That is why you procrastinate and you don't want to do difficult things typically. अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, यार ये तो एक इमोशनल रिएक्शन है जो बार बार मेरे से प्रोक्रेस्टिनेट करवा रही है, मैं एक बार इमोशनली फियर को फेस कर लेता हूँ ना, इमोशनली मेरे दिमाग में मेरे सामने तो मे बी इट इज़ दैट मीटिंग आई शुड बी डूइंग, मे बी इट इज़ दैट फ़ोन कॉल आई शुड बी मेकिंग, किसी आदमी से मेरे को बात करनी चाहिए, मुझे नेटवर्किंग करनी चाहिए, मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए, वो किताब पढ़नी चाहिए, मैंने इतनी सारी किताबें खरीद ली हैं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब वो मेरे दिमाग में एक बर्डन सा बन गया है. अब वो अगर मैं पढ़ूंगा तो आई विल फील लाइक एन इडियट, आई विल फील कि अरे तो होएगा ही नहीं कभी. यू नो, मेरी ईगो बोल रही है, इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ बुक्स, इट इज़ माई ईगो विच इज़ फीलिंग स्केयर्ड कि अब तेरी असलियत सामने आ जाएगी और तू एक्सपोज हो जाएगा. This is an ego emotion response. It is a limbic system response. This is the reason we procrastinate. It protects us from danger. But again, of course, there is no danger. There is no danger. It is just an internal signal which has taken over. Once you understand this, then you can overcome and you can, bypass. कितना मुश्किल है इंट्रोस्पेक्ट करना, खुद को जानना, खुद से क्वेश्चन करना, अपनी वायरिंग को पहचानना. मुश्किल ही है यार, आई वुड से. और उसका आसान तरीका क्या है? ये सिस्टम सीख लो आप एक बारी और इन सिस्टम्स को डिप्लॉय कर दो. सच बता रहा हूँ मैं, आसान तरीका ऑटोमेशन है. अपने आप को अगर आपने ऑटोमेशंस में फिट कर दिया ना, लाइफ की ऑटोमेशंस लगा दिए, अपने फ़ोन पे वो रिमाइंडर्स लगा दिए जो हर रोज़ बज रहे हैं, आपने वो आदत डाल दी कि आप रात से पहले, आपने जिम जाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, रात से पहले आपके स्पोर्ट्स शूज, आपकी जुराब और आपका शॉर्ट्स और आपका जो प्रोटीन शेक है वो बना हुआ पड़ा हो फ्रिज में, बस ये करके सो गए अगर आप, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप सुबह कर लोगे, कर ही लोगे. प्रोबेबिलिटी कम है कि वो ऐसे का पड़ा रह जाएगा और आपने किया ही नहीं. प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप जाके कर ही लोगे. ये ऑटोमेशन है. एवरीथिंग दैट यू फाइंड हार्ड, automate it as much as you possibly can. Everything that you are able to automate, you will be able to do more. The more you do it, the easier it becomes. But that loop has to be broken, and it cannot be broken through willpower. That is the entire summary of self-help in a single statement. बस अगर आपने सिस्टम बिल्ड करना जरूरी है, ऑटोमेशन, automations. हम लोगों ने सक्सेस की बात की, हमने रिस्क की बात करी, इसी में आता है प्लान बी. लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे डिलिब्रेट करते हैं, सोचते हैं कि यार लाइफ में प्लान बी होना ज़रूरी है. आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है प्लान बी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, प्लान बी डिपेंड्स ऑन व्हाट योर प्लान ए इज. कितना रिस्की है वो, फ्रैंकली स्पीकिंग. मतलब अगर प्लान बी ही प्लान ए है तो फिर तो क्या ही करोगे आप प्लान बी. इफ द एम ऑफ योर लाइफ इज टू जस्ट सिक्योर अ बेसिक सरकारी जॉब, good, but if it is your goal to secure a basic sarkari job and you are financially comfortable otherwise, then your plan B is your plan A. Then I think it is a mistake. You should aim higher. अगर आपको वो बेसिक सरकारी जॉब चाहिए क्योंकि आप सोल ब्रेड विनर हो, आप पे डिपेंडेंसीज हैं, तो मैं समझता हूँ, और उस सिक्योर सरकारी जॉब को लेके नेक्स्ट आप क्या करोगे, दैट्स इम्पोर्टेंट. बट इफ आई वांट दैट सिक्योर सरकारी जॉब और मेरे पे डिपेंडेंसीज हैं और वो सिक्योर सरकारी जॉब बहुत रिस्की है और मैं प्लान बी नहीं बना रहा, तो मैं बेवकूफ़ हूँ. ये क्रिटिकलिटी है और ये डिफरेंस है बेसिकली. देयर आर ओनली टू केसेस. हाउ मच रिस्क कैन यू सस्टेन? यू शुड डू सम बेसिक एनालिसिस ऑन पेपर. एंड लिटरली ये एक 20-25 मिनट की वीडियो में समझाने वाली एक बारी बात है कि डिसीजंस लेने कैसे हैं, रिस्क एनालिसिस करनी कैसे है. लिटरली एक डब्बा बनेगा, उसमें 4 नंबर लिखे होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये करने वाला काम है, ये करने वाला नहीं है, ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाए. सो
Plan B depends on how risky you can afford to get. And what are you doing and how risky is your plan A initially. And your risk depends on your dependencies. एक बार वो आप कैलकुलेट कर लो, फिर आप देखो कि करना है कि नहीं करना है आपको प्लान ए प्लान बी. मेरे हिसाब से अगर आपके पास ऑप्शन है, पहले तो मुझे लगता है मोस्टली एक लाइफ में एक ब्रेक थ्रू होता है ना एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. आई थिंक हम उसी की बात कर रहे हैं. उसके बाद वो प्लान बी होना चाहिए. उसके बाद प्लान ए के बारे में सोचना चाहिए. नया प्लान ए आना चाहिए उसके बाद. हाँ, नया प्लान ए आना चाहिए उसके बाद. अब क्या है, इसमें आगे कैसे बढ़ें, इसमें बेस्ट क्या हो जाएगा अब, क्योंकि उसके अंदर बेस्ट जो होगा वो अच्छा होगा अगर आप देखोगे तो. प्लान बी मिल तो गया. अब अगर है ही नहीं प्लान बी तो दैट्स फंडामेंटली अ प्रॉब्लम. सो दैट I don't know, the plan B definition is, I think, confusing so many times. I don't understand. The people who want a plan A are actually aiming for the plan B. It makes no sense to me. If you are secure enough, then shoot for a higher plan. And if you are shooting for a higher plan, and if you are secure enough, then that is your plan B. How many plan Bs do you want? अगर आप है ही नहीं, मतलब जमीन के नीचे खाई है, मेरे पैरों के नीचे अगर एक फ्लोर ही नहीं है, तो I need a plan B. But then that is my plan A. Then that is my plan A because I am falling. I have no money. But after that, higher plan A. That's my thinking about plan A, plan B. I don't know if it makes sense. You are an avid reader. I can see number of books you are having right now. मुझे कोई 4 किताबें बताइए जो कि हर इंडिविजुअल को पढ़नी चाहिए. हर इंडिविजुअल को ये पढ़नी चाहिए. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग बाय बिल ब्राइसन. ओके. ये साइंस की किताब है और ये आपको क्या सिखाती है ये? कि हर चीज़ आई कहाँ से, अच्छा. लाइफ इवॉल्व कैसे हुई, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आए, फिर मल्टी सेल्यूलर कैसे बने, हाउ डिड इट ऑल अराइज आउट ऑफ स्टार्स, where do the stars come from, where do the stars come from, it is the history of the universe. इतने अच्छे से लिखी है ना, it is so beautifully written. ये खासियत इन्हीं की है, बिल ब्राइसन ही लिख सकते हैं ऐसे, खास हैं ये इस चीज़ के लिए. तो ऐसे समझाएंगे आपको, whether you are an adult or not, वो आपको चार्म कर देंगे. ओके. इस स्टोरी में इतना आप घुल जाओगे ना, it will be a beautiful experience. That is one book that I think everybody should read. Another book everybody should read, I think, is सिद्धार्था, हरमन हेसी. कहीं पढ़ी होगी, बहुत अच्छी किताब है. और स्पिरिचुअलिटी के बारे में है. स्पिरिचुअलिटी के बारे में है. मुझे लगता है वो एक बार ही हर किसी को पढ़ लेनी चाहिए. तीसरी किताब जो मुझे लगता है लोगों को पढ़नी चाहिए इज देयर इज वन बुक ओवर देयर कॉल्ड रेंज. आपके ऊपर पड़ी है, हरे रंग का कवर है. रेंज बताती है कि दुनिया में हर कोई स्पेशलाइज करना चाहता है, बट जो जर्नलिस्ट होते हैं, particularly UPSC aspirants or IAS officers or bureaucrats, they are journalists. They have a broader range. They can do geopolitics, they can do international relations, they can do economics, they can do animal husbandry, they can do sanitation, they can do cold chain management. Broad width. That width should be developed in life, I think. Normally ये इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि इस टाइप की ट्रेनिंग या इस टाइप का माइंडसेट इम्पार्ट नहीं करते हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम. ओके. ये क्रिटिकली मिसिंग एलिमेंट है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड करना चाहूँगा. चौथी किताब जो आपको पढ़नी चाहिए वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी दीस डेज आई एम कंज्यूमिंग इज जॉर्डन पीटरसन 12 रूल्स फॉर लाइफ. ओके. जॉर्डन पीटरसन 12 रूल्स ऑफ लाइफ साइकोलॉजी की किताब है. बताती है कि अगेन इट इज़ नॉट सेल्फ हेल्प, इट इज़ सेल्फ हेल्प बट इट इज़ प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजी सेल्फ हेल्प. उसमें वो बातें लिखी हैं जो सच में काम करती हैं, और उसमें काउंसलिंग का बड़ा अच्छा एलिमेंट है क्योंकि राइटर है. उसमें प्रॉब्लम ये है कि बिब्लिकल रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. क्रिश्चियंस को ज़्यादा समझ में आती है क्योंकि उन्होंने वो बाइबल के रेफरेंसेस बहुत लिए, बट उनको अब इग्नोर करो, उसका मैसेज जो है वो एब्जॉर्ब करो. तो ये 4 किताबें हैं मेरे हिसाब से. ये सारी चारों किताबें अच्छी, हालांकि किताबें तो बहुत हैं, बट ये 4 वो मेरे माइंड में आई जो सबसे ऊपर की लिस्ट में कहीं ना कहीं हैं. तो दिस इज़ अ गुड बुक लिस्ट. आजकल इंडिया में कंटेंट क्रिएशंस में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं. इवन यंगस्टर्स कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. कुछ पास हो रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं, कुछ हट रहे हैं. आपके हिसाब से आपकी जो जर्नी रही है सोशल मीडिया की और कंटेंट क्रिएशन की, चाहे वो यूट्यूब पे हो या कहीं हो, क्या लर्निंग्स है 4-5
जो की लर्निंग्स आपकी रही हैं और जो बाकियों को जो यहाँ पे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हाँ अच्छा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक लर्निंग मेरी खुद की तो ये रही है, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटेंट दैट आई क्रिएट, जो मैं बनाता हूँ। एक तो ऑथेंटिसिटी इज क्रिटिकल, उसको नहीं छोड़ना है, ना उसको गंवाना है, उस ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करना है। पर आप क्रिएटिवली पूरे तरीके से शायद फ्रीडम नहीं ले पाओगे। बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा एल्गोरिथम को क्या चाहिए। अगर आपको ये समझ में आता है कि पहले के 5 या 10 सेकंड क्रिटिकल हैं, और क्रिटिकल हैं क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है लाइफ में आपकी वीडियोस देखने का, अनलेस यू आर गिविंग वैल्यू। तो सोच समझ के जो पहले के कुछ मिनट या पहले के कुछ सेकंड होते हैं उनमें 80% दिमाग लगाओ कि उसमें क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, क्यों बोलोगे, यूजर को क्या वैल्यू मिलेगी देखने वाले को कि वो सच में सुनना चाहे उसे, उसको वैल्यू दो। थिंक अबाउट नॉट ओनली योर सेल्फ, थिंक अबाउट what value you are providing, give value. This is the fundamental नंबर 1 रूल जो हर एल्गोरिथम में मैंने देखा है। एल्गोरिथम्स में मैंने बहुत डिफरेंसेस देखे हैं बिटवीन द प्लेटफॉर्म्स। इंस्टाग्राम आई हैव फाउंड टू बी स्टूपिड, इट रिवॉर्ड्स स्टूपिडिटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन माय ओपिनियन। व्हाई? बिकॉज इंस्टाग्राम में इमोशनल आउटरीच का कंटेंट पिक होता है। इमोशनल आउटरीच जितना ज्यादा होगा इमोशनल, उतना वो कंटेंट पिक होगा इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे ये नहीं है। यूट्यूब थोड़ा एग्जांपल के साथ मुझे बताइए। आउटरीच करके देखो ना आप किसी भी चीज की, इंस्टाग्राम पे फैलती है सबसे पहले। आउटरीच के लिए 2 तरीके हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर एक्स। और आउटरीच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग निश। ओके, इट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट। आउटरीच, आप हर किसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, अगर आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और के मुंह से सुन ली, उसके खुद के शब्दों में, वो इको हो जाती है। मतलब यार यही तो मैं बोलना चाहता था। जहां आपको वो फीलिंग आई ना कि यार यही तो मैं भी सोच रहा था, वहां आप उसको फॉरवर्ड करते हो, क्योंकि आप वो अपने दोस्त को वो फॉरवर्ड करते हो जो आप उसको बोलना चाहते थे, बट आपके लिए किसी ने बोल ही दिया है। यू डोंट हैव टू से इट, सो यू जस्ट सेंड समबडी एल्स एंड से यार देखो ये दिस इज व्हाट आई वांटेड, ये मैं कहना चाह रहा था, ये देखो। या आप बोलते हो कि ये देखो ये क्या कह रहा है। आउटरीच, अगर कुछ नेगेटिव है तो भी होगा, अगर कुछ पॉजिटिव है तो भी होगा, बट नेगेटिव ज्यादा चलता है अनफॉर्चुनेटली। इंस्टाग्राम इज आउटरीच, इमोशनल कंटेंट, बैड कंटेंट मेनी टाइम्स दैट गेट्स पिक्ड अप। अच्छा कंटेंट पिकअप मुश्किल ही करता है उस पर। ऑथेंटिसिटी इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। रॉ कंटेंट अच्छा चलता है आजकल, बट आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना पड़ता है, वो ऑथेंटिसिटी के अंदर कवर हो जाता है। और सो दिस इज इंस्टाग्राम। यूट्यूब, the value is in the information. Of course, the third learning is nobody has time for you. Nobody has time for you. Respect the other person's time. जो आपको कहना है छोटे से कम टाइम में कह के खत्म करो। 1 या 2 या 3 मिनट में जो बात बोलनी है उसको बोलो, आगे चलो, उसके अंदर वैल्यू दो। That is where the future lies. And those are the fundamental learning. Of course, we can go on and on because मैं इतना करता हूँ तो इस पे तो बहुत बात कर सकते हैं, बट एक नए कंटेंट क्रिएटर के लिए तो ये 3 क्रिटिकल चीजें उसको समझ में आ गई तो वो ग्रो कर लेगा। ओके, थैंक यू रवि कपूर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत लर्निंग और इंसाइटफुल कन्वर्सेशन हमको मिली, और उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को भी इससे कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जो मेरा टेक अवे है इस पूरी कन्वर्सेशन से, वह है ऑटोमेशन का, कि अपने हैबिट्स में, अपने सिस्टम में कैसे आप ऑटोमेट करके, एंकर करके कि कोई ना कोई चीज़ को अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं और अपने आप को उस आदत में डाल सकते हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये कन्वर्सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। कुछ सहमति असहमति हो तो ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।